हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कल मैंने आपको एक टाइमलाइन के थ्रू समझाया था कि 47 में, 50 में, 51, 50 से 1990 तक। अब हमारा यूनिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 से 1990 के एंड में, दिसंबर में अप्रॉक्स गल्फ वॉर चल रही थी, गल्फ में प्रॉब्लम चल रही थी, जिससे पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया था। और 1985 से 1990 तक इंडिया की पीएसयूज बहुत ज़्यादा लॉसेस में थी, जिससे हमें बाहर से बहुत लोन लेना पड़ रहा था, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ रहा था। और गल्फ वार ने वो सिचुएशन और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। By the beginning of 1991, इंडिया की गवर्नमेंट के पास सिर्फ 15 डेज के लिए पैसे थे कि वो खर्चा कर पाए, तेल खरीद पाए। दैट इज द लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी। पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, गाड़ियां कैसे चलेंगी, एयरक्राफ्ट कैसे वर्क करेंगे, ट्रेन कैसे चलेगी। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने अपील की वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए, और उन्होंने कुछ कंडीशंस पर हमें लोन दिया। इसे कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो 1991 में आई। इसने इंडियन इकोनॉमी को अपसाइड डाउन कर दिया, बिल्कुल इकोनॉमी को चेंज कर दिया। 2, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, इंडिया में एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। 3rd, जीएसटी, इंडिया में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, जीएसटी। ये दोनों बहुत ही छोटा शेयर है इन कंपैरिजन टू नेप। तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो नेप पे रहेगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे ही रहेगा। रिगार्डिंग डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, दे बोथ कैन बी कवर्ड इन वन लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद नेप। पेज नंबर 37, पेज 37। In 1991, the government initiated a new set of economic policy measures to improve the economic condition of a country. यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, बट गवर्नमेंट इनिशिएट नहीं कर रहा था। इट्स नॉट गवर्नमेंट जिसने इनिशिएटिव लिया, ये वर्ल्ड बैंक था, IMF था, जिसने हमें कंडीशंस दी काम करने के लिए। The government initiated a variety of policies which fall under the 3 heads: प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट से काम लेके प्राइवेट सेक्टर को दे दो। लिबरलाइजेशन, काम करना इजी कर दो। ग्लोबलाइजेशन, पूरी अपनी मार्केट को आप पूरे वर्ल्ड में लेके जाओ। These policies were introduced because of the severe economic crisis faced by the India. इंडिया मना भी कर सकता था, बट फिर इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज के आज के टाइम पे काउंटेड होता जो कंट्रीज में इस टाइम बुरा हाल है। मैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। ड्यूरिंग 1991, इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल डेट। डेट मतलब देनदारी, एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों को, इंडियंस को वापस नहीं करना था, एक्सटर्नल बाहर के लोगों के। The following points highlight the economic crisis of 1991. The government was not able to make repayments on its borrowings from abroad. जितना पैसा हमने अब्रॉड से लिया था हम वापस नहीं कर पा रहे थे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा था, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा था। Foreign exchange reserves which were used to import petrol and other important items was barely enough for the last fortnight. 2 हफ्ते, 15 दिन। Essential items कैसे आती? The prices of essential goods were राइजिंग। जो वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्क,
वीट वो महंगे होने शुरू हो रहे थे और उनका रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था। मतलब अगर हमारे पास 1 महीना था अपनी कंट्री को बचाने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, डीजल पेट्रोल बंद हो जाता तो उसके 15 दिन बाद एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस और बढ़ जाते। मतलब 10 का दूध 100 रुपये में मिलता। जो इकॉनमी आज से 10 साल पहले जिम्बाब्वे की थी, जो इकॉनमी आज से 5 साल पहले वेनेजुएला की थी, वो इकॉनमी इंडिया की होती 1991 के ख़त्म होने तक या जून 1991 में। इतने बड़े क्राइसिस इंडिया में आए क्यों? क्या रीजंस थे इतने बड़े क्राइसिस इंडिया में आने के? The origin of Indian economic crisis can be traced from the inefficient management of Indian economy in 1990s. हम अगर अब एक दिन में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर हम चेक करें हमें प्रॉब्लम नजर आती है 1990s में, 80s में। The following are the causes responsible for the economic crisis. Number 1, rising deficit. Deficit मतलब कोई चीज कम होना। गवर्नमेंट के खर्चे इतने ज़्यादा थे और गवर्नमेंट की रिसीट्स बहुत कम थी। गवर्नमेंट लोगों से जो टैक्स इकट्ठा कर रहा था वो एग्जांपल है 10,000 और जो उन पर खर्च कर रहा था वो है 12,000। तो वो 2,000 कैसे खर्च कर रहा था? लोन लेके, डेफिसिट। और वो डेफिसिट बुरा नहीं है, कभी कभार हो तो चलता है, हर साल लगातार बार बार हो प्रॉब्लम करते हैं। Deficit signifies the excess of government expenditure over government income. During 1980s, to be very precise, 1984-85, the revenues earned by the government were quite low. Still, the government were forced to spend in excess of its revenue to meet challenges like unemployment, poverty, population explosion. Rising deficit forced the government to borrow from banks, from people within the country and also from international financial institutes. लोगों से लोन लिया, एफडीज ओपन करवाई, पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा कराए, उनको ब्याज देना पड़ेगा। आरबीआई से लोन लिया, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से लोन लिया, उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्लीज अंडरलाइन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, प्लीज अंडरलाइन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और उसकी जगह लिखिए वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक and IMF. What is IMF? International Monetary Funds. In the late 1980s, the government expenditure began to exceed its revenue by such a large margin that meeting the expenditure through borrowings also become unsustainable. लोन भी पूरा नहीं पड़ रहा था। जैसे आपके घर का बिजली का बिल आया बट आपकी कमाई कम है तो आपने फ्रेंड से लोन ले लिया, फिर लोन ले लिया, फिर लोन ले लिया। अब जब ब्याज देने की बारी आई तो उस ब्याज के लिए आपको किसी और से लोन लेना पड़ा और बिजली का बिल तो पेंडिंग ही है। दिस इंक्रीज द डेट बर्डन ऑन द इकोनॉमी। ये था क्राइसिस नंबर 1, डेट बढ़ना, डेफिसिट बढ़ना, खर्चे कमाई से ज्यादा करना। 2, अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग्स। खर्चे ज्यादा करना गलत नहीं है, खर्चे गलत जगहों पे करना गलत है। मैंने बैंक से लोन लिया और फॉरेन का ट्रिप लगाया, मैंने बैंक से लोन लिया और मशीनरी लगाई और प्रोडक्शन शुरू की। फर्स्ट इज अनप्रोडक्टिव, सेकंड इज प्रोडक्टिव। मशीनरी लगाई, बिजनेस किया, प्रॉफिट कमाया, लोन वापस हो जाएगा। बाहर घूम के आ गया, कमाई तो पहले ही नहीं है, ब्याज कैसे होगा? गवर्नमेंट ने उन चीज़ों पे खर्चा किया जो अनप्रोडक्टिव थी। एंड व्हेन आई से गवर्नमेंट, आई डोंट से कांग्रेस और बीजेपी और एनी अदर गवर्नमेंट, ऑल, सभी, पूरी इकोनॉमी, ये सभी छोटे छोटी पार्टीज इकोनॉमी को बनाती है। The government spends a huge part of its revenue on development programs, social sectors and defense. These areas do not generate any returns. Judges की सैलरी, पुलिस की सैलरीज, social sectors, defense, also the rest of the revenue were also spent in inefficient manner. और जो खर्चा जरूरी नहीं था वो भी गलत तरीके से किया। Unproductive use of debt, जो लोन लिया उसको अनप्रोडक्टिव वे से यूज किया। The foreign exchange borrowed from other countries and international financial institute was spent on meeting consumption needs.
से जो आप लोन लेते हैं, लोन वो दो पर्पस के लिए होता है, एक प्रोडक्शन पर्पस, एक कंजम्पशन पर्पस। अगर लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया जा रहा है तो ठीक है, बट अगर कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया जा रहा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं तो आपकी फ्यूचर रिटर्न्स बहुत हाई होनी चाहिए। अब इंडिया की रिटर्न्स कम थी, पर जो लोन ले रहे थे वो कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहे थे। दैट वाज द थर्ड क्राइसिस प्रॉब्लम। Also, sufficient steps were not taken to encourage exports and reduce imports, so the foreign exchange reserves could be built. तो हमारे पास फॉरेन करेंसी थी ही नहीं। अब हमारे पास फॉरेन करेंसी ही नहीं है तो हम पेट्रोल खरीदेंगे कैसे? रुपए में तो पेट्रोल खरीदा नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के लिए डॉलर था ही नहीं हमारे पास। कूल, रीड आउट, स्पीड अप। तभी हम पढ़ता आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके पास पैसे नहीं थे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। रीड आउट जो मैंने अभी आपको पढ़ा है 1 minute, स्पीड अप। What were economic crisis of 1991 and what are the reasons responsible for these crises? Speed up. जी, एमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस। और जब ये क्राइसिस आए तो हमें मिली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हमने नई पॉलिसीज मेंटेन की। द इंडियन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट, IBRD जिसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, एंड IMF फॉर अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। इंडिया वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गई और उन्होंने $7 मिलियन का लोन मांगा। These institutions provided $7 million as loan to manage this crisis. In return, पर बदले में क्या चाहिए था? In return, these agencies expected India to liberalize and open up economy by removing restrictions on private sector and remove trade restrictions between India and other countries. But बदले में उन्होंने ये बोला कि आपको इकोनॉमी लिबरल, ईजी करनी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्टिव नहीं करनी पड़ेगी, रेगुलेटेड नहीं करनी पड़ेगी, बिजनेस में ट्रेड बैरियर्स खत्म करने पड़ेंगे। India agreed to the conditions of World Bank and IMF and announced new economic policy. यहाँ लिखे इंडिया agreed, they do not have any other option. They would have stopped that if they could have. They could not stop that, say they would not. उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कर ही नहीं सकते थे, उन्हें पॉलिसी को अप्रोच करना ही पड़ना था। This policy consisted of wide range of economic reforms. The reforms adopted in the new economic policy can be broadly classified into two groups. Number one, stabilization reforms. Stabilization reforms का मतलब है रिफॉर्म्स को स्टेबलाइज करना, जैसे चीजें महंगी हो रही हैं उसको रोकना। सेकेंड इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, बंद करना, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं। व्हाट आर स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स?
जो चीजें फ्लक्चुएट कर रही हैं लाइक दिस, कोई चीजों का प्राइस ऐसे इस तरीके से फ्लक्चुएट करना है, उसको स्टेबल करना। मिल्क का प्राइस ऐसे है, ऐसे लेके आना। एंड स्ट्रक्चरल, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस को कम कर देना। What are stabilization reforms? They are short-term measures which are intended to correct some weaknesses that have developed in the BOP and to bring inflation under control. BOP is balance of payment. बाहर से कितना पैसा आया, बाहर कितना पैसा गया, उसकी स्टेटमेंट। What is BOP? Balance of payment. अंडरलाइन करके लिखें। बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करना और इन्फ्लेशन को ठीक करना। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? अंडरलाइन कीजिए, लिखिए। It is a statement which record all the economic transactions. It is a statement which record all the economic transactions between resident of a country, residents of a country and residents of rest of the world, and residents of rest of the world. सो बीओपी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, पैसा रिकॉर्ड करते हैं जो बाहर से आया है और बाहर गया है। So what are stabilization reforms? They are short-term measures which are intended to correct the weaknesses that are developed in the BOP and bring inflation under control. What is inflation? चीजों का महंगा होना। What are structural reforms? They are long-term measures. They aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. इकोनॉमी बहुत रिजिड हो गई थी, लाइसेंस नहीं मिलेगा काम नहीं कर सकते, वहीं काम कर सकते हो यहाँ नहीं कर सकते, उसको खत्म किया गया। The various structural reforms are categorized as liberalization, privatization and globalization. और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, LPG. What is L? लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी को लिबरल कर दो। प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमी को प्राइवेट कर दो। ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी को ग्लोबल लेके जाओ। प्लीज रीड आउट द इमर्जेंस ऑफ नेप आफ्टर EC. Emergence of NEP, new economic policy after EC, economic crisis. Speed up. 1 minute. When I've given 1 minute, रेस्ट के लिए नहीं है। मेरा दिमाग इसमें चल रहा है, आपका दिमाग उसमें चल रहा है। चलाइए। ओके, मूविंग ऑन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाट आर इट्स रीजंस, व्हाट इज नेप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 17, पेज 39, क्वेश्चन नंबर 17।
Why were reforms introduced in India? Reforms क्यों इंडिया में आए? What problems forced the Indian government to discontinue the policies followed up to 1990? 1990 तक इंडिया की गवर्नमेंट जो पॉलिसीज फॉलो कर रही थी उसे क्यों बंद किया गया? Explain why economic reforms were needed in 1991. How you are supposed to attempt in the answer form. Since independence, India followed the mixed economy framework by combining the advantages of market economic system with those of the planned economic system. Market economy system is a capitalistic economy. साथ में underline करके लिखें. Market economic system, it's a capitalistic economy, and a planned economic system, that is market economy. A planned economic system is socialistic economy. तो इन दोनों को मिक्स करके अपने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई. But over the years, this policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws which were aimed at controlling and regulating the economy. These rules ended up hampering the process of growth and development. इतने सारे रूल्स, इतनी सारी पॉलिसीज इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर, रोक रही थी. These rules ended up hampering the process of growth and development. The economy was facing problems of declining foreign exchange, growing imports without matching rise in exports, and high inflation. So loan ज़्यादा, import ज़्यादा, export कम, और inflation. India changed its economic policies in 1991 due to the financial crisis and pressure from international organizations of IMF and World Bank. Next, question number 18. The Gulf crisis and the collapse of Soviet bloc. This is Gulf War, Gulf crisis, और रशिया में प्रॉब्लम आई, was responsible to a certain extent for the economic crisis in 1991. Yes, ये इनएफिशिएंट मैनेजमेंट तो थी प्रॉब्लम, बट इसकी वजह से इमीडिएट क्राइसिस आ गई. ये क्राइसिस आराम से बिल्टअप हो रहे थे, प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर रही थी, बट ड्यू टू दिस वो क्राइसिस इमीडिएट बिल्डअप हो गई. The Gulf crisis and the collapse of Soviet bloc was definitely responsible to a certain extent for the economic crisis of 1991. Is explained as this. Gulf crisis. US declared war with Iraq in early 1991. 91 की स्टार्टिंग में वॉर हुई इराक के यूएस के साथ बिकॉज ऑफ सद्दाम हुसैन अटेम्प्ट टू टेक ओवर कुवैत. ये कुछ आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी आप में से कईयों ने. ये उस टाइम की ही बात है जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला किया तो यूएस ने ईरान पे हमला कर दिया, और ईरान से हम लेते थे तेल. तेल बंद हो गया, तेल महंगा हो गया, इंडिया प्रॉब्लम में. Iraq and Kuwait were our big suppliers of oil that time. With an ongoing war, ships found it hard to reach the Persian Gulf. Also, many oil wells were burnt. This led to rise in oil prices, doubling in few months. तेल का प्राइस डबल हो गया, और जहां से सामान आता था वहां नहीं आया, शिप्स फंस गई. Collapse of Soviet bloc. Since 1960, Soviet Union was our biggest export destination. हम सारा माल रशिया, यूक्रेन में भेजते थे. In 1991, it split into 15 nations, और उस टाइम वो 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया. This significantly affected our exports. तो जहां से तेल आता था वहां पे वॉर होगी, तेल का प्राइस बढ़ गया और तेल महंगा हो गया, जिससे और शिप्स
फंस गई, आ नहीं पाई। और उसी टाइम रशिया, सोवियत ब्लॉक जैसे हम कहते हैं, वो 15 नेशंस में डिवाइड हो गया। और जब कंट्री डिवाइड होती है तो उस टाइम बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे 1947 में इंडिया और पाकिस्तान स्प्लिट हुए, 3 साल लगे रूल्स बनने में, 1950 पे रूल्स आए हैं। और जब बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, बहुत टाइम लगता है चीजें टर्न अप होने में। सेम उस टाइम हमारे एक्सपोर्ट हैम्पर कर गए। विद इंपोर्ट बिल राइजिंग एंड एक्सपोर्ट फॉलिंग, इंपोर्ट बढ़ गए, एक्सपोर्ट कम हो गए, और फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन गॉट वर्स्ट। उस टाइम पे वर्स्ट थी। 1947 से लेके आज तक, आज जो दिन है, इंडियन इकोनॉमी वर्स्ट क्राइसिस में थी। सो दिस इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। प्रॉब्लम तो आ रही थी, बट इस वजह से इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Discuss economic reforms in India in the light of social justice and welfare. Critical appraise the new economic policy. बताइए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जरूरी थी, अप्रेज कीजिए, उसके बारे में नोट लिखिए। The economic reforms initiated through NEP had benefited the countries in many ways. They helped the countries to become a vibrant economy. Please underline vibrant. पहले इकोनॉमिक थी stagnant, रुकी हुई, अब है vibrant, चलती हुई। फ्लक्चुएशंस आते हैं उस इकोनॉमी में। हैव स्टिमुलेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हेल्प टू चेक डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन। दे ऑल्सो लेड टू अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर से बहुत रिजर्व्स आए, बहुत इन्वेस्टमेंट आई। However, these reforms have led to an increase in the income of those who were already rich. जो लोग अमीर थे वो और अमीर होना शुरू हो गए। Quality of consumption of only high income groups have increased and economic growth has not trickled down to the poorer section of the society. जो गरीब थे वहां तक चीजें नहीं पहुंची न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से, क्योंकि हमने इसीलिए तो इकोनॉमी रिस्ट्रिक्ट की थी कि पुअर और ज्यादा पुअर ना हो। बट 1991 के बाद वो गैप और बढ़ना शुरू हो गया। Growth has been concentrated only in some selected areas to the service sectors such as telecommunication, Airtel, Jio, ये बहुत प्रॉफिट्स कमा रहे थे। आईटी सेक्टर बहुत इंप्रूव किया। फाइनेंस, बैंक्स, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पर सर्विस सेक्टर ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। Vital sectors such as agriculture and industry, which provided livelihood to millions of people in the country, have taken a back seat. उनकी ग्रोथ रुक गई। Have not been benefit much of the reforms, thereby increasing income disparities. मैंने कहा था ना, there are 4 goals: growth, equity, and growth पढ़ा था। There are 4 common goals of 5-year plans: growth, equity, self-sufficiency, modernization. We have achieved all except equity. और 1991 की वजह से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से प्रॉब्लम हुई। Besides, large scale production has been promoted under reforms at a cost of small scale industries. Large industries ने काम किया, उससे small scale industries को competition मिला और वो down हो गई। Again leading to consideration of economic power with large industrial houses and MNCs, multinational corporations. So we can conclude that economic reforms in India have not promoted the social justice and welfare. New economic policy जरूरी थी, उसने अच्छा काम किया, पर इक्वालिटी नहीं ला पाई। वन मिनट रीड आउट कीजिए, स्पीड अप, आंसर को एक बार रीड आउट कीजिए।
नाउ दिस मच वी हैव स्टडीड। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में 3 पार्ट्स हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन, पेज नंबर 40, liberalization. It is generally defined as the loosening of government regulations in a country to allow for private sector companies to operate business transactions with fewer restrictions. Liberalization का मतलब ढील देनी, खोलना। इकोनॉमी को खोल दिया गया, ढील दे दी गई, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। In relation to developing countries, this term also refers to opening of economic border for multinationals and foreign investment in the economic activities of the country. अपने borders open कर देना ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आके काम कर पाएं। Liberalization was introduced with an aim to put an end to those restrictions which become major hindrances in the growth and development of various sectors. Liberalization ने वो sectors को खोल दिया जहां पे आप खुल के काम कर सकते हैं। What were the objectives of liberalization? These were as follows: to increase competition among domestic industries, कंपटीशन बढ़ेगा, बिजनेस अच्छा होगा, कंज्यूमर इज अ किंग, उसको बेनिफिट मिलेगा। टू इंक्रीज फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंप्रूव द टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी खुलेगी, नई टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में आएगी। टू डिक्रीज द डेट ऑफ द कंट्री, बाहर से पैसे आएंगे या कंपटीशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा जिससे डेट कम होगा। टू इनकरेज क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, नेपाल से इंडिया ट्रेड इजीली कर ले, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द रोड्स। टू एक्सपेंड द साइज ऑफ द मार्केट, अब हम लिबरलाइजेशन अलग अलग सेक्टर्स में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे वर्कआउट हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे ढील दी गई, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे ढील दी गई, फिस्कल सेक्टर, टैक्सेशन सेक्टर पे कैसे ढील दी गई, ओपन किया गया, एंड सो ऑन, इन्वेस्टमेंट सेक्टर एटसेट्रा। वी आर कंटिन्यूइंग विद द इंडस्ट्रियल सेक्टर। Economic reforms under liberalization. In 1980s, reform policies were introduced in the areas of industrial licensing, export-import policy, technology upgradation, fiscal policy, foreign investment. In 1991, more comprehensive reforms under liberalization were introduced in many areas. Number 1, industrial sector reforms. जैसे आपने पहले बताया था मैंने आपको कि पहले इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए होता था, लाइसेंस, और करप्शन इतना बढ़ गया था उसे कहने लगे थे हम परमिट लाइसेंस राज, खत्म कर दिया। अब आज के टाइम पे आपने कोई सुंदरनगर या किसी भी एरिया में फैक्ट्री खोलनी हो तो गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, फूड इंडस्ट्री में आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो भी बहुत इजीली मिल जाता है क्योंकि वहां पे लोगों की हेल्थ पर प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस पॉलिसी नहीं रही। द फॉलोइंग स्टेप्स वर टेकन टू deregulate the industrial sector. Abolition of industrial licensing. Government abolished the licensing requirements of all the industries except for 5. अब तो 3 रह गए हैं, which are liquor,
शराब बनाने के लिए, हार्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। सिगरेट, तंबाकू, टबैको प्रोडक्ट्स के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। डिफेंस इक्विपमेंट, आर्म्स, इसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, जैसे कोल माइन के अंदर धमाका करना होता है, और आप कह सकते हैं दोज क्रैकर्स दिवाली के टाइम पे, आपको उसके लिए लाइसेंस चाहिए। एंड डेंजरस केमिकल्स, आई कंसिडर इट इनटू ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। सिर्फ यही ऐसी चीजें हैं जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, बाकी कोई भी चीज के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। आपको पेपर इंडस्ट्री बनानी है, कॉटन इंडस्ट्री बनानी है, पजामा की छोटी फैक्ट्री लगानी है, यू कैन, देयर इज नो नीड टू मेक एनी लाइसेंस। हाँ, छोटे बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होगी क्योंकि कंपटीशन है, बट नो लाइसेंस ना। 2, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर अब सिर्फ 3 चीजों में रह गया, जैसे मैंने बताया था। पहले था पब्लिक सेक्टर हर जगह काम कर सकता है, पब्लिक सेक्टर सिर्फ 3 जगह काम करेगा, वहां पे प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस्ड। कहां पे 17 थी, अब 3 है। प्रेजेंटली ओनली 3 इंडस्ट्रीज वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पे न्यूक्लियर पार्क की बात हो रही है, एंड डिफेंस। ये इंडिया में भी प्राइवेटाइज नहीं है, सिर्फ यही 3 सेक्टर हैं जहां पे पब्लिक गवर्नमेंट काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर वर्क कर रहा है। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। Prior to 1991, more than 800 production areas were reserved for SSIs, कि यहाँ पे सिर्फ SSI काम कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकते, बड़ी फर्म्स ये काम नहीं कर सकती। These were de-reserved, enabling the participation of any scale of business in this production areas. Like, इस चीज की प्रोडक्शन SSI करेंगे, इस चीज की प्रोडक्शन बड़े यूनिट्स करेंगे। अब ऐसा नहीं है, कोई भी प्रोडक्शन कोई भी बंदा कर सकता है, सिर्फ उन चीजों के लिए नंबर 1 में जो मेंशन है उसके लिए लाइसेंस चाहिए, नंबर 2 में जो मेंशन है उसमें गवर्नमेंट ही काम करेगी, प्राइवेट नहीं कर सकती। बाकी सब लिबरल है, सारी इंडस्ट्रीज लिबरल है। यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। 1 मिनट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को रीड आउट कीजिए। Speed up, read it out. Next is investment reforms. I know there is financial reforms. Due to the lack of time, we'll move to the 4th point. No, the 5th one, trade and investment reforms. बाकी के जो 3 रिफॉर्म्स हैं वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। Trade and investment reforms. These reforms aim to liberalize the foreign trade and promote the efficiency of the local industries by encourage them to adopt modern technologies. जब बाहर की इंडस्ट्रीज इंडिया में आके काम करेंगी तो लोकल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन मिलेगा, जिससे वो भी मॉडर्नाइज होके काम करेंगी। ठीक है, प्रॉब्लम आई है, बट मैं बार बार कह रहा हूं, वी डू नॉट हैव एनी चॉइस, इट हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड। Earlier, in order to protect domestic industries, India was following the quantitative restrictions कि आप बाहर से अगर लोग इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर से सामान मंगवा रहे हो तो यही कोटा है मंगवाने का।
It reduced efficiency and competitiveness of the manufacturing sector. The trade policy aimed at business and trade मतलब business and investment reforms. Import quotas or restrictions on the quantity of goods that can be imported were abolished. Quotas खत्म कर दिए. अगर मैं बाहर से 10 लाख यूनिट्स मंगवाना चाहता हूँ, मैं तभी मंगवाऊंगा जब मैं बेच सकता हूँ. वॉट गवर्नमेंट टू डू कि आप 1 लाख नहीं मंगवाएंगे, 10,000 मंगवाएंगे, हटा दिया. आप जितना मंगवा सकते हैं मंगवाइए. टैरिफ रेट्स वर रिड्यूस्ड, टैक्स का रेट कम कर दिया, जितना रिक्वायर्ड है उतना रखा. पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग वर एबॉलिश्ड, क्योंकि लाइसेंस राज ही खत्म हो गया था, हमने इंडस्ट्री में किया, तो इंपोर्ट लाइसेंस भी खत्म हो गया. आपको इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है. इंपोर्ट ड्यूटी वाज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली फ्रॉम अ हाई टू 400% टू मेयर 10%. जहां पे एक चीज 1000 की थी उस पर टैक्स लग गया 400%, तो टैक्स लगा 4000. तो वो चीज इंडिया के कंज्यूमर पे को पड़ती थी 1000 प्लस टैक्स 4000, 5000, लेट इट बी 1000 रुपए का प्रॉफिट रखेगा पर्सन. तो एक चीज 1000 की पड़ती थी, 4000 का टैक्स पड़ता था, 100 रुपए का प्रॉफिट रखा जाता था, और कंज्यूमर को वो चीज पड़ती थी 5100 की. अब कॉस्ट होगी 1000, टैक्स हो गया 10%, प्रॉफिट हो गया 10%. जो चीज 5100 की थी 91 के बाद वो चीज 1200 की होगी. बट ये इंपोर्ट गुड्स है जो बाहर से आते थे, इसीलिए तो चाइना का माल इतना सस्ता पड़ता है अब हमें. तो अब हम बोलते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट चाइना नहीं बंद कर सकती. 1991 में मनमोहन सिंह जी ने साइन किए थे पेपर पे, हम नहीं मना कर सकते कि चाइना से माल नहीं आएगा. ये देखिए, ये रीजन है, ये प्रॉब्लम थी. हाँ, हम खरीदना बंद कर दें तो चाइनीज भेजना बंद कर देंगे, पर इंडिया की गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती कि चाइना से माल नहीं आएगा. उस टाइम साइन हो चुके हैं पेपर वर्ल्ड बैंक से. कहां पे 7 बिलियन का लोन वापस करेंगे, वो भी ब्याज के साथ. खत्म हो जाएगी इंडिया की गवर्नमेंट, लोन वापस करो इंटरेस्ट के साथ. सो चलिए बैक टू द टॉपिक, बहुत इधर उधर की बातें कर ली अभी. दिस वाज द रीजन जो लाइसेंस को माफ किया गया, छोड़ा गया. इंपोर्ट ड्यूटी वाज रिड्यूस्ड कंसिडरेबली फ्रॉम हाई टू 400% टू मेयर 10%. एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज कंप्लीटली विड्रॉन. एक्सपोर्ट ड्यूटी नाम की अब चीज ही नहीं है कोई. लाइसेंस बंद कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, टैरिफ सही लेवल पे लेके आए और कोटा रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, जिससे बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई. और अगर आप ध्यान देना, आपको पता है या नहीं, बिकॉज आप तो 1999 2000 का बर्थ है, जो लोग 1991 में रहते थे उनको पता है. आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, जितने सैमसंग कंपनी आई है, कैनन कंपनी आई है, फॉरेन बैंक्स आए हैं, कोका कोला कंपनी ने काम किया है, ये सारी कंपनीज 1991 के बाद आई हैं इस रीजंस के कारण. क्लियर? 1 मिनट रीड आउट कीजिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स. स्पीड अप, अच्छी तरह रीड आउट कीजिए. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर रही है, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और कल के लेक्चर में हम लिबरलाइजेशन कंप्लीट करेंगे. इन टुमारोज लेक्चर हम अपना टॉपिक लिबरलाइजेशन वाइंड अप करेंगे.
Page 45, question 20. Page number 45, question number 20. The last question for today's class. Why are tariffs imposed? टैरिफ इम्पोज ही क्यों होते थे? टैरिफ वो टैक्स रेट होता था जो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगता था, राइट? व्हाट आर टैरिफ्स? जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगता था। 91 से पहले लगता था, 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बंद कर दिया गया। व्हाई? क्वेश्चन है व्हाई? ताकि इंपोर्टेड गुड्स महंगे पड़े और लोग उसकी कम डिमांड करें। Tariffs are taxes imposed on the imports of a country for providing protection to its domestic industries. टैरिफ वो टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है ताकि वो महंगे हो और उनका डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ कंपटीशन ना बने। अभी भी है, बहुत कम चीज़ों पे है, जैसे कि कार्स, जो इंपोर्टेड कार्स होती हैं इंडिया में बहुत कम है क्योंकि उस पर टैरिफ ड्यूटी ज़्यादा है। इट्स अ लग्जरी आइटम, नेसेसिटीज और कंफर्ट्स पे तो हट चुका है। Imposition of tariffs increases the price of imported goods in the domestic country. The rise in price discourages consumption of imported goods by consumers and thus domestic industries are able to compete with imports from the other countries. Tariffs may also be imposed on those imported goods which are socially undesirable. उन चीज़ों पे लगाओ जो social goods नहीं है, like liquor, शराब, or you can say cigarette. For example, in India, custom duty is imposed on imports, और ये एक तरह से टैरिफ ही है। डन। कल के लेक्चर में हम लिबरलाइजेशन कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चंस, एंड इफ वी गेट टाइम विल कंटिन्यू विद प्राइवेटाइजेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस।